हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्प्रेशन इंग्लिश। लाइट वाइट सब ठीक ठाक है? आवाज़ मिल रही बढ़िया से? हाँ ठीक। आज इस क्लास में 100% हम लोग को आग लगा ही देना है। आज टाइम एंड टेंस का दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर वही है सिंपल प्रेजेंट। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि भाई कुछ बेसिक रूल मैं अपलोड कर दिया हूँ और इसके कुछ और भी एडवांस रूल ऐसे हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ध्यान रहे, डे 2 यानी दूसरा क्लास टाइम एंड टेंस का चैप्टर वही सिंपल प्रेजेंट। 6 रूल मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। आप उसको फिर से चाहें तो बैक में जाकर देख सकते हैं वीडियो को। 6 रूल वहां से क्लियर कर ले। फिर आज हम 7वें रूल से स्टार्टिंग कर रहे हैं चैप्टर की। 7वां रूल कहता है इफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद हियर एंड देयर, यानी अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हियर या देयर से हुई हो देन तो इट फॉलोज सिंपल प्रेजेंट टेंस, यह भी सिंपल प्रेजेंट को ही फॉलो करता है। यानी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ऐसा सेंटेंस देता है कॉमन ईयर या फिर क्लोज टेस्ट में, तो ध्यान रहे हेयर और देयर से अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो 100% वह कंसर्निंग वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही फॉलो करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, हेयर देयर अगर एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम करेगा तो नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, हेयर कम्स राजू, एकदम वेरी सिंपल एग्जांपल। वाक्य की शुरुआत हेयर से, वाक्य के लास्ट में लगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मीन्स दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू एक्सक्लेमेटरी फॉर्मेशन। और इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो राजू है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था वर्ब के फॉर्म का इस्तेमाल करने का, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट वीडियो मेरा देख लेंगे, उसके बाद ये वीडियो बढ़िया है, समझ में आएगा। तो ये राजू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये वर्ब का 5वां रूप लेता है, इसलिए इसने कम्स का प्रयोग लिया। यही एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के रूप में समझाया है कि अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हेयर या देयर से हुई हो, कंसर्निंग वाक्य चिन्ह से भी पहचान सकते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में लिया है, तो जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार या तो वर्ब का पहला या 5वां रूप होगा। अगर यह नहीं है, कोई अन्य टेंस है, कुछ भी अन्य फॉर्म है, तो 100% गलत है। कोई दिक्कत? आइए देखें रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है इफ अ प्रिंसिपल क्लाउज बिलोंग्स टू फ्यूचर टेंस, अगर किसी वाक्य में प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर टेंस से ताल्लुकात रखे, देन द सबऑर्डिनेट क्लाउज इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट क्लाउज ऑलवेज फॉलोज, सबऑर्डिनेट क्लाउज हमेशा अनुसरण करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब कहने का कि जब कभी दो सेंटेंस किसी शर्त सूचक शब्द से जुड़े हों, कंजंक्शन से जुड़े हों, और उसका एक सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होगा तो दूसरे का प्रेजेंट में आना निश्चित होता है। देखिए मैंने कुछ कंजंक्शन लिखा भी है, इफ, व्हेन, अनलेस, टिल, अनटिल, इन केस। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम्स टू मी। इस वाक्य का हिंदी होगा कि मैं उसकी मदद करूंगा अगर वह मेरे पास आता है या अगर वह मेरे पास आएगा। अगर इसको मीनिंग के आधार पे हम देखें तो मैं उसकी मदद करूंगा अगर वह मेरे पास आएगा, ऐसा लगता है कि दोनों फ्यूचर का है। और यहां पर अगर इसको ही विल कम टू मी करके कोई लिख दे या कॉमन में दे दे तो मीनिंग के आधार पर बिल्कुल ये सेंटेंस सही लगता है, लेकिन यहाँ पर ग्रामेटिकली यही एरर होता है कि ये देखिए शर्त सूचक वाक्य इफ लगा है और इससे पहले जो सेंटेंस है यह फ्यूचर इंडेफिनिट फॉलो कर रहा है, तो इसके बाद का ये सेंटेंस 100% प्रेजेंट इन डेफिनिट का ही होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 का रूल, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए उसके साथ वर्ब का 5वां रूप। इसी सेंटेंस को मैंने उलट दिया, यानी इसको ऐसे भी कहा जा सकता है इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। अब ये देखिए इधर का हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इधर वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसी तरह से इनमें से किसी भी कंजंक्शन से किसी दो सेंटेंस को जोड़ा जाए, ग्रामेटिकली उसको प्रिंसिपल या सबऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं।
तो एग्जाम में क्या करता है कि दोनों में गड़बड़ी नहीं करता है, किसी एक में गड़बड़ी करता है, दूसरा को स्पष्ट रखता है, और जिसको स्पष्ट रखता है उसी से जो गड़बड़ी है वो पकड़ाता है। इधर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इधर फ्यूचर का, इधर अगर फ्यूचर का तो उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल क्लियर है, कोई दिक्कत? आइए अब हम बात करें रूल नंबर 9 की। रूल नंबर 9 में कहता है कि टू एक्सप्रेस ड्रामेटिक नैरेटिव्स, यानी कोई भी नाटकीय वृतांत का वर्णन करने के लिए, या हिस्टोरिकल इवेंट्स या फैक्ट्स, कोई भी ऐतिहासिक घटना या हकीकत की बात को करने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। ध्यान रहे, ड्रामेटिक वृतांत क्या होता है जरा हम लोग समझें। जैसे कभी कभी कोई कविता कहानी में भी हम लोग कोई कहानी इत्यादि जब किसी को सुनाते हैं, चाहे कभी कभी हिंदी के टीचर लोग देखिएगा, हिंदी में जब कोई घटनाक्रम इत्यादि की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई इस तरह से इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि, रहीम बताते हैं कि, कवि यह समझाते हैं कि। तो ऐसा कोई भी नैरेटिव्स हो, कोई भी वृत्तांत हो, या किसी भी प्रकार की हिस्टोरिकल इवेंट या फैक्ट हो, तो संबंधित वाक्यों में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जांपल हमारे सामने है, राणा प्रताप ड्रॉज हिज स्वॉर्ड, यानी राणा प्रताप अपना तलवार खींचे। अब चूंकि घटना वृत्तांत की बात है तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि खींचते हैं, एंड अटैक्स द एनिमी, दुश्मन पर हमला कर देते हैं। कहानी सुनाने वाला इसको अब प्रेजेंट में विस्तार कर रहा है। अगला है महात्मा गांधी डाइज इन 1948। महात्मा गांधी कब मरे? 1948 में। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम पास्ट इंडेफिनिट कर दे, डाइड, वॉज डाइड, पैसिव में ले जाकर के मरे, ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा। आप ये ध्यान रखें कि इस टेंस में ऐसे वाक्यों को लिखा बोला जा सकता है। अगर आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट का विकल्प है, पास्ट वाला नहीं है, इस टेंस में पास्ट आप सेट करना चाहते हो, वो है ही नहीं, तो क्या करेंगे उसमें? नो इरर और या फिर छोड़ देंगे, तो वहां पर क्या करेंगे? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का विकल्प हम लेंगे और वो सही होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार का नाटकीय वृत्तांत या कोई भी प्रकार की हिस्टोरिकल इवेंट या फैक्ट्स में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, यानी ऐसे वाक्यों में भी वर्ब 1 या वर्ब 5 सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जा सकता है, और वो 100% सही होता है, सही होता है। ये देखिए, कोई दिक्कत? आइए रूल नंबर 10 की बात करते हैं। रूल नंबर 10 में कहता है टू बिगिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत करने के लिए भी या सेंटेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा हम लोग फोकस पहले और कर लें, उसके बाद एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा अपनी शुरुआत वर्ब 1 से ही करता है, यानी उस वाक्य की जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, वो हमेशा क्रिया का पहला रूप लेता है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि भाई सिंपल प्रेजेंट में होता है तो वर्ब 5 होता नहीं है, तो चूंकि इसमें वर्ब 5 कभी आपको नहीं दिखेगा, उसके पीछे कुछ कारण होता है। वर्ब का पहला और पांचवा रूप स्वतंत्र होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है, बहुत सारी बातें हैं। अभी सिंपली आप जान लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत संबंधित जिस क्रिया से भी होंगी उसका हमेशा पहला रूप होता है, और वर्ब 1 हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्रिया हमेशा पहले रूप में ही होंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ओबे द ट्रैफिक, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का पालन करो। ओबे जो यहाँ है ये वर्ब है जो पहले रूप में है, और स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब 1 या वर्ब 5, तो वर्ब 1 आ गया। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ स्पीक वर्ब है। अब ये मत समझ लिया कि ऑलवेज तो एस ले लिया तो ये वर्ब का पांचवा रूप है, ऐसा नहीं है, ये एडवर्ब है। हमको देखना है कि काम किस चीज का, तो बोलने का। स्पीक मीन्स बोलना, ये पहले रूप में है। ओबे मीन्स आज्ञा मानना, पहले रूप में है। तो यही मैंने लिखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत भी हमेशा किस चीज से होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस से, और वो हमेशा वर्ब का पहला रूप लेता है। अगर इसमें कोई वर्ब का फॉर्म उल्टा पुल्टा हुआ, वर्ब 1 की जगह पर आप वर्ब 3 कर दीजिए या फिर कोई अन्य फॉर्म रख दीजिए, तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ, एक बात और कि अगर यह जीरंड वाले फॉर्म में आते आईएनजी लेकर, तो वहां पर यह वाक्य सही हो सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आएगी। तो तत्काल अब इतना ही ध्यान रखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस में भी इस टेंस का प्रयोग
होता है। कोई दिक्कत? आइए बात करते हैं रूल नंबर 11 की। रूल नंबर 11 कहता है कि दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है फॉर दोज वर्ब्स, वैसी क्रियाओं के लिए विच बिलोंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जो संबंध रखता है। देखिए ये बात ट्राई से हम समझाते हैं आपको कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रोहिबिटेड होता है, मना होता है। ऐसा नहीं कि वो हिंदी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोला नहीं जा सकता है या फिर उस वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन टू शो द कंटिन्यूटी दोज वर्ब्स आर प्रोहिबिटेड टू यूज इन इंग्लिश सेंटेंस, वो मना होता है। मैंने कुछ लिस्ट बनाया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जूम करके बढ़िया से देख लें और इसको रट लें, याद कर लें। मतलब कहने का कि 100% ये इम्पोर्टेंट ही नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, VVI है। 100% यहाँ से गलतियां हम लोग कर जाते हैं। पहला है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी इसके अंतर्गत जो भी वर्ब आता है वो कंटिन्यूअस मोड की स्थिति में कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इस्तेमाल मना है। हम एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, पहले आपको हम बोल के सुना दें लिस्टेड जो भी वर्ब्स है, आप भी इसको लिख लें, फोटो खींच लें, जैसे भी हो कलेक्ट कर लें। पहला है हियर, नोटिस, सी, स्मेल और रिकॉग्नाइज, यानी इन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होगा। दूसरा वर्ब्स ऑफ पोसेशन, स्वामित्व या अधिकार की बात करने वाला, बिलोंग, कंटेन, ओन, पोसेस, कंसिस्ट ऑफ। तीसरा है वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, पहला अपीयर, लुक और सीम। चौथा है वर्ब्स ऑफ इमोशन, डिजायर, फील, हेट, होप, लव, रिफ्यूज, वांट, विश, लाइक, प्रेफर्ड। और लास्ट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, थिंक, सपोज, अंडरस्टैंड, एग्री, बिलीव, कंसीडर, फॉरगेट, नो, मीन, इमेजिन, माइंड और रिमेंबर। ये सारे वर्ब्स कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर पे इस्तेमाल होगा तो वो 100% गलत है। बोले फिर क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट में, यानी सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए और फिर इस सेंटेंस का जो भी सेंस है, जो बनावट है, वो आपका परफेक्ट जाएगा, सही जाएगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आइए एग्जाम्पल का हमने लिस्ट बना दिया है, रॉन्ग और राइट का, मतलब जो जो हमने बैक में दिखाया वर्ब्स का प्रयोग प्रोहिबिशन के रूप में कि भाई कौन कौन कॉन्टिन्यूअस टेंस में मना है, उसका मैंने कुछ लिस्ट तैयार कर दिया है। देखिए गलत कैसे और सही कैसे होता है। आई एम थिंकिंग ही इज ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है या मुझे समझ में आ रहा है कि वह ईमानदार है। अब ये सेंटेंस में जैसा कि मैंने बैक में बताया था कि थिंकिंग का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रोहिबिटेड है, मतलब ये रॉन्ग है। तो सही कब होगा? इंडेफिनिट में आइए, आई थिंक ही इज ऑनेस्ट, मुझे लगता है वह ईमानदार है। हिंदी में भले ही लग रहा है बोलिए, नो प्रॉब्लम, बट अंग्रेजी में वो इंडेफिनिट में ही आएगा। शी इज लुकिंग सैड, वह उदास दिख रही है। दिस फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, वी हैव टू यूज दिस सेंटेंस लाइक दैट, she looks sad. Next one is a child is liking sweets, बच्चा मिठाई पसंद कर रहा है। इस सेंटेंस का सही फॉर्म होगा a child likes sweets, बच्चा मिठाई पसंद करता है। These mangoes are tasting sweet, ये आम मीठे लग रहे हैं। इसका सही फॉर्म होगा These mangoes taste sweet, यानी ये आम मीठे लगते हैं या लग रहे हैं। मतलब कहने का कि जितना भी क्रिया का चार्ट मैंने बैक में बना के दिखाया आपको, उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग करना मना है। उसके बदले में हमेशा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कीजिए, यानी उन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही किया जाना चाहिए। कोई दिक्कत बेटा? तुम आइए बात करें रूल नंबर 12 की। रूल नंबर 12 कहता है
टू एक्सप्रेस कोटेशंस और न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी इस टेंस का प्रयोग किसी भी प्रकार के कोटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए या समाचार पत्रों के शीर्षक के लिए भी होता है। देखिए एग्जाम्पल हमारे सामने है, रमन शेज इफ विंटर कम्स, देखिए कोटेशन आपका इन्वर्टेड कॉमा में यहां से स्टार्ट हो रहा है। इफ विंटर कम्स, अगर विंटर की शुरुआत होती है, अगर विंटर आ जाती है, देखिए यहाँ विंटर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब इसके बाद की जो क्रिया है इसके साथ हमेशा पांचवें रूप में आया है। अगर यह पांचवा रूप ना हो के किसी और फॉर्म में होता तो फिर यहाँ गलती होती। कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये कोटेशन की बात आ गई। दूसरा है कहता है कि भाई न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी समाचार पत्रों का जो शीर्षक होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होता है। एग्जांपल हमने दिया है, मिस्टर नरेंद्र मोदी टेक्स ओथ। देखिए नरेंद्र मोदी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, इसलिए टेक्स वर्ब का पांचवा रूप आया। मतलब कहने का कि कोटेशन और न्यूज़पेपर जो हेडिंग्स है उसका भी टेंस हमेशा प्रेजेंट इन डेफिनिट होता है। सब्जेक्ट जैसा होगा उसके अनुसार वर्ब का फॉर्म चलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान रहे, ये रूल लगभग सिंपल प्रेजेंट का सफिशियंट है, पूरा है। इस पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी बुक लीजिए, कॉमन एरर हो या फिर गैप फिलिंग हो, जैसा भी सेट हो बना कर देखिए। दिक्कत हो तो मैंने कई बार अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप उस पर संपर्क करें। कहीं कोई प्रॉब्लम जो भी मैंने पढ़ाया उससे भी संबंधित हो तो पूछताछ करें। एक और ख़ास बात, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि लाइक और सब्सक्राइब किसी टीचर के लिए एक प्रोत्साहन का जरिया होता है, इनकरेजमेंट का जरिया होता है। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइए और जितना अधिक से अधिक हो लाभ उठाइए। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। चैप्टर हमारा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।